स्ट्रेन ही डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन की बात हो रही थी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई होता है, उसके अलोंग जो स्ट्रेन डेवलप होती है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां तक हम लोग यहां तक कर लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल में अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो इट मींस इलोंगेशन होगा जो भी कंपोनेंट है, और अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है मींस उसकी लेंथ डिक्रीज होगी जो भी कंपोनेंट है। तो वहां पे अभी कुछ लोग आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बता। सर हाँ, सर शेयरिंग स्ट्रेस नहीं समझ में आ रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, शेयरिंग स्ट्रेस जब किसी सरफेस के टेंजेंशियल कोई फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारी बुक है, ठीक, बुक में बहुत सारे पेजेज हैं ना। बुक जो है या कॉपी है उसमें बहुत सारे पेजेज हैं। तो कॉपी के टेंजेंशियल सबसे टॉप वाला पेज है, उसके टेंजेंशियल अगर कोई फोर्स आप अप्लाई करोगे, स्पर्श रेखीय बल अगर उस पर अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, जो सबसे टॉप वाला पेज है वो नीचे वाले पेजेस से आगे निकलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, उस पेज को नीचे वाले पेज के रिस्पेक्ट में आगे ले जाने की कोशिश करेगा, शियर ऑफ कराने की कोशिश करेगा, नीचे वाले से अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस यस सर। केस में स्ट्रेस डेवलप होता है लेयर्स के बीच में, वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो शियर स्ट्रेस, जो कि शियर का अपोज करता है, जो शियर का विरोध करता है। जब एक लेयर शियर करके शियर होकर दूसरी लेयर से अलग जाने की कोशिश करती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको अपोज करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होता है, या उसको अपोज करने में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। समझ में आया? यस सर। अब तो पिछली बार टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, ये मुझे लग रहा है यहां तक हम आ चुके थे। शियर स्ट्रेन भी हमने बता दिया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे क्लास खत्म हुई थी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे कोई भी चीज है, जैसे एक मैच बॉक्स होता है या कोई बॉक्स होता है, उसमें 3 डायमेंशन अगर है, सपोज एक्स वाई एंड जेड, तो अगर आप क्या करोगे, अगर उसकी एक डायमेंशन डिक्रीज होगी तो बाकी 2 डायमेंशन, अगर एक डायमेंशन के लॉन्ग अगर आप उस पर लोड लगाते हैं तो क्या होगा, एक डायमेंशन तो उसकी इंक्रीज करेगी, लेकिन बाकी जो 2 डायमेंशन है वो डिक्रीज करेंगी। मतलब एक्स के अलॉन्ग अगर आपने जैसे कोई मैच बॉक्स या इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, क्यूब क्यूबाइड टाइप का ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, और उस पर आप क्या कर रहे हो, उस पर आप टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स कुछ भी अप्लाई करो, ठीक। तो जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसमें एक डायमेंशन में क्या होगा, एक डायमेंशन में हो सकता है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाए, लेकिन उसका जो विड्थ और डेप्थ है वो दोनों क्या होंगी, वो डिक्रीज करेंगी, ठीक। तो होता क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम, सपोज कोई कंपोनेंट था जिसकी डायमेंशंस थी एक्स वाई एंड जेड, ठीक। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो इनिशियल वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर यहाँ पे देखोगे तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन का ये वॉल्यूम होगा। और अगर आप स्ट्रेस अप्लाई, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या इस ढंग का कोई आपने जब उस पर लोड अप्लाई किया, तो उसकी डायमेंशंस हो गई एक्स वाली, सपोज इंक्रीज कर गई, एक्स वाली एक्स प्लस डी एक्स टाइप की चीज हो गई। एक्स वाली क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स, सपोज डी एक्स एल से उसकी इंक्रीज कर गई। ऐसे वाई वाली क्या हो जाएगी, y प्लस डी वाई, जेड वाली z प्लस डी जेड। अब ये बात अलग है कि डी वाई डी जेड निगेटिव होंगे क्या होंगे आपको नहीं देखना है,
तो x वाली x प्लस dx हो जाएगी, y वाली ऐसे क्या हो जाएगी, y प्लस dy हो जाएगी, ऐसे z वाली डायमेंशन क्या हो जाएगी, z प्लस dz। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी किसके, ये जो तीनों चीजें नजर आ रही हैं आपको, x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपान ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज एक्स वाई जेड। जब इसको हम बेटा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू आती है ईवी की वैल्यू जो आती है वो आती है dx अपान x टाइप की चीज, dx अपान x प्लस dy अपान ये जो ex लिखा था वो क्या है, dx अपान x, और ey क्या है, दैट इज dy या डेल्टा y जो भी आप लिखो, dy अपान y, और प्लस ऐसे ये क्या आता है dz अपान z टाइप की चीज। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है वो तीनों डायमेंशंस में जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसके सम के बराबर होती है, अलग अलग। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द सम ऑफ longitudinal strains या linear strains in the 3 x, y and z directions, means ev equal to ex plus ey plus ez, ये इस टाइप की चीज आती है। ठीक, और ऐसे निकालना है, अगर तीनों डायरेक्शंस में लीनियर स्ट्रेंस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंस पता है तो उनके सम के बराबर लिख सकते हो, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक अगली चीज है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। ये क्या है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब कौन है, आयुष, अब बात हो रही थी लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल डायमेंशंस। सपोज जैसे पहली चीज तो लेटरल डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, लेटरल डायमेंशंस जिस डायरेक्शन, जैसे सपोज कोई कंपोनेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें होंगी, तो लेंथ के अलोंग सपोज आप अगर उस पर क्या कर रहे हो, लोड अप्लाई कर रहे हो, तो लेंथ के अलोंग जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अलोंग लोड अप्लाई कर रहे हो, एक डायरेक्शन तो वो हो गई। ठीक, लोड के परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस आती हैं, ठीक है, लोड के परपेंडिकुलर मींस अगर आप एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग लोड अप्लाई कर रहे हो, तो y और z जो डायरेक्शंस हैं दे आर लेटरल डायमेंशंस फॉर दैट पर्टिकुलर लोड। जो भी लोड है अगर x के अलोंग लगा है तो y एंड z डायमेंशंस जो हैं दे आर लेटरल डायमेंशंस। या y के अलोंग अगर आपने लोड लगा रखा है, टेंसाइल कंप्रेसिव लोड कुछ लगाया है, तो z और x जो हैं दे आर लेटरल डायमेंशंस। या कोई कंपोनेंट है जिसमें z एक्सिस के अलोंग जो है लोड लगा हुआ है, तो उस केस में z उस लोड के लिए एक्स वाई क्या होगा, दैट विल बी लेटरल स्ट्रेन, है ना। जैसे कि ये सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अब अगर लोड ये ऐसे लगा रखा आपने, तो ये लोड अगर ये सपोज एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो लोड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे आपने लगा रखा है टेंसाइल लोड, सपोज इस पे लग रहा है लोड ये है, तो इस ये जो एक्सिस है, ठीक है, लोड की जो डायरेक्शन है, लोड के नॉर्मल जो डायमेंशंस होंगी, मतलब ये वाली लोड के नॉर्मल कौन सी डायमेंशन है, लोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाली, तो यहाँ पे तो टू डायमेंशनल आपको नजर आ रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, ये जो डायमेंशन नजर आ रहा है दिस इज लेटरल डायमेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर लोड P। तो इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसके लिए y और z क्या होंगे, दे आर लेटरल डायमेंशंस। y के अलोंग अगर सपोज यही लोड ऐसे इधर कहीं लगा होता, ऐसे रहा होता, इसके अलोंग सपोज ऐसे लोड रहा होता, तो इस लोड के लिए लेटरल डायमेंशंस कौन सी होंगी, इसके लिए ये वाली लेटरल हो जाएगी, ये वाली डायमेंशन लोड के परपेंडिकुलर। तो लोड के परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस होती हैं दे आर लेटरल डायमेंशंस। ठीक,
लोड के अलोंग जो होती है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन आप बोलते हो। लोड के अलोंग जो लोड के डायरेक्शन में जो डेवलप होती है। तो बात होती है लेटरल स्ट्रेन। तो जो लेटरल डायमेंशंस होती है उन डायमेंशंस में, उन डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन डेवलप होती है, दैट स्ट्रेन इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। सपोज एक्स डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया, तो एक्स डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स या डी एक्स अपॉन एक्स टाइप की चीज। और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो दैट विल बी क्या, डी वाई अपॉन वाई। जेड में क्या आएगी, डी जेड अपॉन जेड। तो ये डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड, ये जो स्ट्रेन्स हैं दीज आर लेटरल स्ट्रेन्स फॉर दैट पर्टिकुलर लोड। एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग लोड लगा तो डेल्टा वाई अपॉन या डी वाई अपॉन वाई एंड डी जेड अपॉन जेड, वो क्या होगा, वो लेटरल स्ट्रेन्स होंगे, दोनों बराबर होंगे। डी वाई अपॉन वाई विल बी इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। इन्हीं को आप बोलते हो लेटरल स्ट्रेन्स। ठीक है, लोड के नॉर्मल जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन डेवलप होती है उनको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन्स। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर के केस में चेंज इन लेटरल डायमेंशन, ये देखो लेटरल स्ट्रेन क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल लेंथ, ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन जो भी थी। ठीक, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सपोज देयर इज ऑब्जेक्ट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, डायमीटर जिसमें है, जिसमें दो मतलब ब्रेथ हाइट नहीं है तो सर्कुलर, जिसमें डायमीटर इन्वॉल्व है, तो उस केस में अगर लेंथ के अलॉन्ग सपोज आपने लोड लगाया तो उस केस में लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी, जितने भी डायमीटर्स हैं वो क्या है, दे आर लेटरल डायमेंशंस। तो लेटरल स्ट्रेन जो होगी दैट विल बी क्या, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो सपोज यही है, ये ऐसे मान लो सपोज ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका डायमीटर डी है, लोड आपने ऐसे लगा दिया इसकी लेंथ के अलाउंग, लोड इधर से सपोज ऐसे लगा हुआ है, इसकी लेंथ एल है। ठीक, आपने लोड लगाया, लेंथ इसकी क्या हो गई, बढ़ के मान लो एल प्लस डेल्टा एल टाइप की चीज हो गई, लोड हो गई क्या, एल प्लस डेल्टा एल। डायमीटर पहले क्या था, डी था, और बाद में क्या हो गया, डी प्लस डेल्टा डी या डी माइनस डेल्टा डी, जो चाहो तुम, डी माइनस डेल्टा डी टाइप की चीज या डी प्लस डेल्टा डी, जो जैसे भी लेना हो तो माइनस प्लस हम ले लेंगे, मान लो डी प्लस डेल्टा डी हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी इस लोड के लिए, दैट विल बी किसके, दैट विल इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, ये तो डेल्टा डी अपॉन मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसके नॉर्मल जो डायरेक्शंस हैं उनमें जो स्ट्रेन डेवलप होती है उनको आप बोलते हो लेटरल स्ट्रेन। और पॉइजन्स रेशियो एक चीज होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो लेटरल स्ट्रेन होती है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइजन्स रेशियो फॉर अ बार या रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर है। ठीक है, और अगर कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगाया तो उस केस में लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, उस केस में लेटरल स्ट्रेन, अगर कोई क्यूबॉइड टाइप की चीज होगी तो उस केस में लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा वाई अपॉन वाई और अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या है, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। तो रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain is known as Poisson's ratio and its value is always less than 1. इसकी वैल्यू जो होती है that is always less than 1, हमेशा एक से कम होती है Poisson's ratio की वैल्यू। it can't be ever, it can't never be more than 1, एक से ज्यादा will always be less than 1। ज्यादातर मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में ही वेरी करती है। ठीक है, अब ये बताओ कि किन चीजों के लिए इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, किस मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई ऐसा मटेरियल आपको पता हो।
आवाज आ रही मेरी बच्चों? यस सर, आवाज आ रही है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 हो सकती है, बताओ जरा। पॉइजन रेशियो किसका रेशियो, देखो पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है? क्यों? पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है? लेटरल टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब वो मटेरियल्स जिनमें लोड लगाने पे लेटरल स्ट्रेन ना डेवलप हो, तो उस केस में क्या होगा? जिसमें जीरो लेटरल पॉइजन स्ट्रेन हो, तो उस केस में पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो सकती है ना। अगर लेटरल स्ट्रेन जीरो हो जाए तो क्या होगा? जीरो। आपने कॉर्क देखा है? कॉर्क, कॉर्क एक मटेरियल होता है। क्यों? यस सर। तो कॉर्क मटेरियल में अगर आप टेंसाइल लोड लगा दो इन केस, तो क्या होगा उसमें? उसमें लेटरल स्ट्रेन आएगी कुछ? नो सर। वो तुरंत टूट जाता है। उसमें लेटरल स्ट्रेन जीरो होती है, इसीलिए उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होगी दैट इज जीरो कॉर्क के लिए, क्योंकि उसमें लेटरल स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप करने की कोशिश करोगे तो तुरंत वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कॉर्क पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। जीरो से 0.5 के बीच में ज्यादातर मटेरियल के लिए वेरी करता है। इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। एक मिनट, और कौन है? समझ में आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं। और पॉइजन रेशियो यस को सर, समझ में आ गया। हाँ बेटा, यस अब सर, देखो समझ में आ गया। कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? दैट इज जीरो। रबर के लिए जो होती है दैट इज अराउंड 0.5। रबर के लिए देखोगे दैट इज इक्वल टू कितना? लगभग 0.5 के आसपास। और बाकी सब जो होता है 0 से 0.5, 1। मतलब ज्यादातर मटेरियल्स के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। कुछ मटेरियल्स के लिए 0.5 से ज्यादा होती है, लेकिन मोस्टली जितने भी हैं सब 0 और 0.5 के बीच में ही लाई करते हैं। 1/m या म्यू से डिनोट करते हैं। एक इलास्टिक क्या है? इट इज एन इलास्टिक कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। समझ में आया? इसके बाद अगला टॉपिक उठाने जा रहा हूं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन की कहानी हो गई। अब जस्ट अ मिनट, किसको ठंड लग रही है? अब उसी में अगला टॉपिक दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे, तो वही सब चीजें हैं। अटेंडेंस एक मिनट में ले लूं, कॉपी कर लूं फिर। ओके, तो बात करते हैं बेटा इलास्टिक कांस्टेंट्स की। वही इलास्टिक कांस्टेंट्स, तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, और एक तुम्हारा होता है बल्क मॉडुलस। ये तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक, तो इलास्टिक लिमिट सबसे पहले जान लें, या इलास्टिक लिमिट से पहले हम ये जान लें कि व्हाट
व्हाट इज द इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल लोड लगा के लोड हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने में कैपेबल हो पाता है। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मटेरियल regains its original shape and size on the removal of external load। जब किसी मटेरियल से एक्सटर्नल लोड हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो मटेरियल अपने पुराने शेप साइज को रिगेन कर पाता है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक, और जिन मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज होती है उनको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उनको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक, अब इलास्टिसिटी और इलास्टिक मटेरियल के बाद एक चीज होती है इलास्टिक लिमिट। भाई कितना लोड लगा के छोड़ेंगे कि अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन कर लेगा। आप एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने लोड लगा दिया है तो देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। मटेरियल विल नॉट बी एबल इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड ये मटेरियल विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स। तो लोड की वो मैक्सिमम वैल्यू या स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी लोड के मतलब लोड जो भी लोड एक्सटर्नल लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बियॉन्ड जाने पे या जिससे ज्यादा होने पे मटेरियल अपना शेप साइज नहीं रिगेन कर पाता है, वो स्ट्रेस की वैल्यू क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। इलास्टिक लिमिट जो होती है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब ये हर मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट अलग अलग होगी। इलास्टिसिटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए इलास्टिसिटी अलग, हर मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग होगी। स्टील की अलग होगी, रबर की अलग होगी, कॉर्क की अलग होगी, हर तरह के मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो इलास्टिक लिमिट होती है वो भी क्या होती है? हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। इलास्टिक लिमिट की वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है मटेरियल बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के। ठीक है, मतलब कितना स्ट्रेस उसमें मैक्सिमम आप डेवलप कर सकते हो जिसके जिसके जहां तक वो अपना शेप साइज रिगेन करने में कैपेबल रहेगा मटेरियल। अब उसके बियॉन्ड अगर स्ट्रेस डेवलप हो गया तो मटेरियल अपना शेप साइज नहीं रिगेन कर पाएगा। तो वो जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। देखो, देयर इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स अप टू एंड विद इन विच the deformation completely disappears on the removal of the force. The value of stress corresponding to this limiting force, value of stress, ये देखो यहाँ पे value of stress corresponding to this limiting force, वो maximum load जो लगा सकते हो। ठीक है, the value of stress corresponding to this limiting force is known as the elastic limit of the material। अलग अलग मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग मटेरियल अलग अलग इलास्टिक लिमिट्स रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा अभी तक 12th लेवल पे कि विद इन, क्या पढ़ा हुक्स लॉ आपने? हुक्स लॉ आपने पढ़ा है कि विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या आपने पढ़ा है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आप स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, उससे कम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मटेरियल है उस मटेरियल के लिए स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब ये हुआ कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ है, जो कर्व बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रुको अभी एक मिनट, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तुम्हें नजर आ रहा है, ये देखो वाई एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या है? दैट इज
स्ट्रेन, ये देखिए एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, और यहाँ पे देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ये ई, यहाँ पे लिखा नहीं, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। तो ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे देखो, दिस पॉइंट बी इज क्या है, ये पॉइंट बी जो है दैट इज, यहाँ पे देखो ये पॉइंट बी क्या है, दिस पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तो मतलब ये यहां तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है इस जगह तक, और बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो ये देखो कि विद इन, अभी तक जो 12th लेवल पे आपने पढ़ा होगा वो आपने ये, और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नजर आ रहा है, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, मेनली माइल्ड स्टील के लिए ऐसा शेप बन के आता है। माइल्ड स्टील, स्टील की एक कैटेगरी होती है दैट इज माइल्ड स्टील, उसके लिए जब, और वो डक्टाइल मटेरियल होता है, उसमें डक्टिलिटी होती है, उसको आसानी से वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। अभी मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, डक्टिलिटी, मालिएबिलिटी और ये जितना भी है, स्टिफनेस, हार्डनेस, तमाम प्रॉपर्टीज हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये माइल्ड स्टील जो है दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल, और उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो ओ से लेके बी तक, अभी तक आपने जो पढ़ा था दैट इज कि फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से लेके स्ट्रेट लाइन के बीच, मतलब बी तक जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब इंजीनियरिंग लेवल पर अगर आप पढ़ोगे तो आप ये पढ़ते हो कि अप टू पॉइंट ए, ठीक है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये देखो सबसे जो पॉइंट ए है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब ओ से ए के बीच में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू, अगर ईच टाइप की चीज बन रही है तो सिग्मा प्रोपोर्शनल वाई इक्वल टू टाइप की चीज बनी है। ये कैसी इक्वेशन बनी, एक वेरिएबल सिग्मा, एक वेरिएबल ई, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसमें लगाओगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या, के, ये कुछ इस टाइप की चीज आएगी, के टाइप की चीज, ठीक। तो ये जो k है, ये k क्या है, ये इसी टाइप की इक्वेशन तो है, y इक्वल टू mx टाइप की। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है सिग्मा और e के बीच, a से लेके, सॉरी o से लेके कहां तक, a पॉइंट तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, दैट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, मतलब अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो ग्राफ है इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, दैट इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन ए से बी के बीच में ये जो तुम्हारी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और इलास्टिक लिमिट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इलास्टिक लिमिट ऊपर होती है थोड़ा सा, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पहले होती है। तो ए से बी के बीच मींस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट के बीच जो ग्राफ होता है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए से बी के बीच जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, ऐसे देख लो, ये देखो ऐसे, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक। तो 12th के लेवल पे आपने जो पढ़ा था कि अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ, तो उसको और करेक्ट करके पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये देखो इलास्टिक रीजन कौन सा है, ओ से लेके, ये जो ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रहा है ये पूरा ये वाला, ये देखो ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल बताता है इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रीजन। मतलब अगर आपने कहां तक स्ट्रेस लगाया, कम लगा, इतना स्ट्रेस लगाया तब भी मटेरियल वापस आएगा, इतना स्ट्रेस लगाओगे तब भी आएगा, इतना लगाओगे तब भी आएगा, इतना स्ट्रेस अप्लाई करोगे तब भी आएगा, इतना करोगे तब भी आएगा, इतना करोगे तब भी आएगा, और आप यहां तक लगा दोगे बी तक, अगर इतना स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है मटेरियल में तब भी छोड़ोगे, जब लोड हटाओगे तो मटेरियल अपने सेफ साइज को रिगेन कर लेगा। तो ये जो बी पॉइंट है यही है इस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट। इस बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी हाइट से पता चलेगी, ये वाली ये हाइट जो होगी, ठीक। ये जो हाइट है, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, दिस इज इलास्टिक लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल। और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कौन सी है, ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये देखो ये ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो क्या मिलेगी, वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होगी। मतलब इलास्टिक लिमिट ज्यादा है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट उससे कम है, ठीक। मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक अपने लोड लगाने के बाद छोड़ोगे तो अपने सेफ साइज को रिगेन तो कर लेगा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से इलास्टिक लिमिट के बीच जो ग्राफ बनता है दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है स्ट्रेट लाइन से, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनता है। अब उसके बाद आगे जाएंगे बी पॉइंट के बाद, ये देखो
दोनों अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अभी जब मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यील्डिंग होती क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं। मेरा पर्पज अभी था तुम्हें बताना। तो इस बी पॉइंट के बाद अगर स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे, मतलब स्ट्रेन बी पॉइंट के बाद अगर स्ट्रेस आ रहा है या स्ट्रेन और बढ़ रही है, अब ये क्या है, ये प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक रीजन का मतलब यहाँ पे ये परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला रीजन है। ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, इसमें मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इतना लोड लग चुका है कि जितना खिंच गया उसी पर रुक जाएगा, वो लोड हटाओगे तो वापस नहीं जाने वाला। और अगर उससे ज्यादा लोड लगा देंगे तो इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है ई पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस अगर आपने लगा दिया, ये जो हाइट नजर आ रही है, इतना स्ट्रेस अगर लग गया तो मटेरियल में नेकिंग शुरू हो जाती है, नेक फॉर्मेशन। ये देखो गर्दन जैसा शेप यहाँ बनने लगता है बीच में, ये यहाँ पे देखो बीच में मटेरियल पे जब ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लोड स्ट्रेस लग जाएगा तो मटेरियल में नेकिंग होने लगती है, नेक फॉर्मेशन। जैसे गर्दन का शेप पतला होता है ना, वैसे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और नेकिंग होने के बाद क्या होता है, एफ पॉइंट पे आके मटेरियल दो पीस में टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, मटेरियल का रप्चर हो जाता है, मटेरियल टूट जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इलास्टिक रीजन मिलता है, प्लास्टिक रीजन मिलता है और नेकिंग रीजन मिलता है। नेकिंग रीजन, ठीक है, जहां से नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद ये फ्रैक्चर हो जाता है इस पॉइंट पे आके मटेरियल का। और ये जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है ये हमेशा अपर यील्ड पॉइंट से ऊपर होता है और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट से कम होता है। और ये जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ये वास्तव में ये ग्राफ जो है, दिस इज नॉट एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कर्व। ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा नहीं होता है। ठीक, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है ये यहां से ऐसे चला जाता है, ऊपर जाता है ऐसे। एक्चुअल, दिस इज नॉट एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो है दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं हम इंजीनियरिंग वाले में, जब भी कहीं पे किसी पॉइंट पे हम स्ट्रेस की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, हमेशा एरिया जो लेते हैं, एरिया वही लिया जाता है जो शुरू में रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे स्टार्टिंग में जितना था, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए जो हम एरिया लेते हैं, वो एरिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा इनिशियल वाला लेते हैं। और अगर हम एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके स्ट्रेस की वैल्यू निकालने लगे, ठीक, तो जब नेक फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे देखो एरिया क्या हो गया, यहाँ पे एरिया बहुत कम हो गया है। तो एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब एरिया कम हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है तेजी से, तो घट रहा है, घट के फ्रैक्चर हो रहा है ना। जबकि रियलिटी में घटना नहीं है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा तो ये ऐसे जाएगा, ये पॉइंट के, ये ग्राफ ऐसे चलेगा ऊपर, तो यहाँ कहीं जाके फेल करेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कुछ? कोई रिस्पॉन्स नहीं। यस सर। यस सर। बहुत सही, जग गए। तो हमने तुम्हें बताया कि ये डक्टाइल मटेरियल जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये इलास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन, नेकिंग रीजन और ये फ्रैक्चर। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे बनता है, एक्चुअल वाला यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे मतलब ऊपर जाता है। ठीक, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। कोई बात नहीं, मेरा पर्पस था ये बताने का कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट मिलेगी, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी ये, ठीक है, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी इसी को आप बोलते हो इलास्टिक लिमिट। डन? अभी देखो मैं, यस सर। तो सिंपल हम इलास्टिक कांस्टेंट्स पे थे ना। तो इलास्टिक कांस्टेंट, हुक्स लॉ वाली कहानी बता दी। हुक्स लॉ आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आप इलास्टिक लिमिट मत बताना क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। आप इस जगह पे ये जो वर्ड नजर आ रहा है इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे इसको कर लेना प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
अब बताओ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट होता है इलास्टिक कांस्टेंट कहलाता है। अब अगर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो जो ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, और यही हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाए नीचे, तो ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। तो अगर स्ट्रेस का टाइप बदलता रहेगा तो स्ट्रेन की टाइप अलग अलग, स्ट्रेन अलग अलग स्ट्रेस के लिए कांस्टेंट की, इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। नॉर्मल स्ट्रेस के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर स्ट्रेस के केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के केस में आएगा क्या, बल्क मॉडुलस। ठीक है। अब इसके बाद यही है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और डायरेक्ट स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। अब इसके बाद कल आगे बताएंगे और इनमें क्या रिलेशन होते हैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स में क्या रेशियो होता है, मतलब क्या रिलेशन होता है, कल वो आपको बताऊंगा। तो आज टाइम इज अबाउट टू फिनिश, खत्म ही होने वाला है, इसी मोमेंट में बंद हो